मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। माय नेम इज जॉनथन सर और मैं कंटिन्यू लेके आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। और हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, ये आप एक रिवीजन सीरीज की तरह आप कर सकते हो, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी है और नीट भी पास आ रहा है। उसके लिए मैं सोचा कि एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड को आपके 12th वाले पोर्शन को एकदम क्विक रिवीजन जैसे हम लोग करेंगे, तो इसलिए मैं ये एकदम जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा सारे कंसेप्ट्स में आपको बताने वाला हूं, एक भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं। और एनसीईआरटी को स्टिक करते हम लोग नीट लेवल तक भी लेके जाएंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी वक्त जाया करिए, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का। तो सबसे पहले बात हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वर्ड क्या होता है। तो आप लोग को सबसे पहले बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो आप लोग को समझना है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके वर्ड यहां पर दिख रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप दो वर्ड्स में आप इसको तोड़ दो। क्या है वो दो वर्ड? सबसे पहले बात है, मैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये इलेक्ट्रो करके दिख रहा होगा और ये स्टैटिक करके एक वर्ड दिख रहा होगा। अभी ये जो इलेक्ट्रो जो है यहां पर आपके चार्ज को यहां पर सिग्निफाई करता है। क्या किसको सिग्निफाई करता है? चार्ज को यहां पर सिग्निफाई करता है। और यहां पर ये जो स्टैटिक्स है, दिस सिग्निफाइज रेस्ट कंडीशन। तो ऐसे स्टडी को, ऐसे चार्ज के स्टडी को जो खुद रेस्ट पे है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इसके साथ जो भी प्रॉपर्टीज है सब कुछ हम लोग क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। यहां पर बोला गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैटिक चार्जेस। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की। मतलब वो मैटर के पास एक पर्टिकुलर चार्ज हो सकता है, तो वो मैटर का ही प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखा है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यहां पर ये बोला गया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम लोग को डिफाइन करना है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट एग्जैक्टली इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर वो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट experiences a force। मैं एक और बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम ऐसा बोलेंगे दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। उसको उस पे एक फोर्स लगता है, क्या वो प्रॉपर्टी की वजह से या वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। और ये कौन सा फोर्स की बात करें हम लोग, कुछ भी हो सकता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों आपका यहां पर हो सकता है। वो यहां पर यही मिला, इट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, यहां पर ये बोला गया है। अभी ये फोर्स हमेशा लगेगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी ये फील्ड मतलब क्या हो रहा है? फील्ड मतलब आप ऐसा समझ लो कि कोई आदमी या कोई आपका जो सेलिब्रिटी जो होता है या आपको जो किसी को एकदम आप बहुत मानते हो, वो जब चल के आता है, यू फील दी ऑरा ना, यू फील भाई हाँ भाई कोई तो आया है भाई, यू फील दी ऑरा अराउंड हिम। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एकदम ऑरा की तरह समझ लो। तो एक अगर मेरे पास एक चार्ज मैंने अपने हाथ में से पकड़ के रखा है, इसके पास खुद का एक ऑरा है, खुद का एक फील्ड है, और ये ऑरा के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज को एक फोर्स फील होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग और ध्यान से देखेंगे, बट अगेन ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, यहां पर उन्होंने बोला है पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, यहां पर ये बोला गया है। ठीक है सर, ये हम लोग को बात समझ में आया। और फिर एक बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें जो हम लोग ने छोटी छोटी क्लासेस में सीखी है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब हम लोग को पता है। और ये ग्लास रॉड और सिल्क थ्रेड और ग्लास रॉड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो आपको पहले से ही पता है, मैं इतना इसमें जाने नहीं वाला। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते नाउ। अभी यहां पर उन्होंने बोला है कि पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के बारे में बात किया है। यहां पर पोलैरिटी ऑफ चार्ज मतलब क्या है? आपके पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मतलब कि वो कौन से पोल्स हम लोग यहां पर बोलते हैं। कि देखो पोलैरिटी मतलब होता है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल मैग्नेट में डाइपोल होता है, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं होता। डाइपोल मतलब उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका होता है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस में आपका एक पॉजिटिव चार्ज एक पोल हुआ और एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पोल हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, हम लोग यहां पर बोलते हैं। नाउ ये जो चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस जो है किसके वजह से आता है वो हम लोग को समझना है। अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहां पर क्लियर करनी है। अगर मैंने यहां पर एक बॉडी लिया, अभी यह न्यूट्रल है, ये अभी क्या है, ये बॉडी क्या है, मेरा न्यूट्रल है।
मेरा ये बॉडी क्या है, मेरा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर, मैं न्यूट्रल इसलिए बोल रहा हूं, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर Ne है तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मेरे पास Np ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मेरा Np ही होगा। तो ये एक दूसरे का चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम ही होता है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, इनका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, यही होता है। अभी इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में ये पॉजिटिव होता है। तो अगर दोनों का नंबर सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा। अभी एक बात समझो, अगर मैंने एक प्रोटॉन निकाल दिया, कितना मैंने निकाला, एक प्रोटॉन, मतलब इसमें एक प्रोटॉन कम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी समझा हम लोग ने कैसे हम लोग ने चार्ज हम लोग ने लेके आए। अगर समझो मैं क्या कर दिया, मैंने अभी ना प्रोटॉन मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मतलब एक और +1 मैंने ऐड कर दिया, तो अभी एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया है कि नहीं, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के एडिशन से या इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से आप यहां पर ये बॉडी का चार्ज को यहां पर आप डिफाइन कर सकते हो। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? आई डोंट थिंक सो। ये बेसिक चीजों में आपको कुछ यहां पर प्रॉब्लम हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा चार्ज है बॉडी में। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं है, बस आपको मैंने यहां पर बता दिया है। नाउ यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है और ये अभी मैंने जस्ट बोली है। क्या? अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने लूज कर दिया तो मेरे अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, प्रोटॉन्स ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एंड इट कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरा खेल आपका इलेक्ट्रॉन्स को देने लेन देन में है, यहां पर हेरा फेरी में, आपका इलेक्ट्रॉन्स का हेरा फेरी में आपका यहां पर बॉडी का यहां पर चार्ज यहां पर अपना डिफाइन होता है। आई डोंट थिंक सो यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात करने वाले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आप अपने छोटे क्लासेस में पहले से कवर कर लिया है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद के अंदर से चार्जेस को पास करने के लिए अलाउ करते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, चार्ज को उतने आसानी से फ्लो करने के लिए नहीं देते उनके अंदर से। तो ये बेसिक चीजें हम लोग को पता होती है। तो क्या यहां पर लिखा, सबसे पहले उन्होंने कंडक्टर्स को डिफाइन किया है। क्या है? दैट दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये हम लोग को यहां पर पता चल चुकी है। और फिर उन्होंने ये क्या बोला, अच्छा अभी आपको एक बात समझनी है कि कंडक्टर्स के अंदर, यहां पर कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो ज्यादातर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपने क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोस चार्ज कैरियर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कंडक्टिविटी टू द कंडक्टर या सब्सटेंसेस। तो यहां पर कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। तो वो यहां पर यही लिखा है, they have electric charges or more necessarily accurately electrons that are comparatively free to move inside the material। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। फिर उन्होंने बोला मेटल्स, ह्यूमंस, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर वेरी गुड कंडक्टर्स। यहां पर यह पता चल चुका है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, यहां पर अभी इंसुलेटर्स की बात कर रही है, लाइक ग्लास हुआ, पोर्सिलेन हुआ, प्लास्टिक हुआ, सेरामिक, नाइलॉन, वुड, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम एंड दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। क्या आप लोग को इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। नाउ यहां पर उन्होंने ये बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, इसको आप स्टार मार्क करके रखो क्योंकि ये पूरा क्रक्स है आपके चैप्टर का। क्या पॉइंट लिखा है? व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ कंडक्टर। मतलब अगर मैंने यहां पर एक कंडक्टर ले लिया, ये मैंने कंडक्टर ले लिया, देखिए इसको मान लेते हैं, इसको मैंने कंडक्टर ले लिया। ये कंडक्टर अगर मैंने कुछ चार्ज मैंने इस पर ट्रांसफर कर दिया, मैंने एक का चार्ज लिया, टुक करके मैंने डाल दिया। ये जो चार्ज है, कंडक्टर अगर है तो पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास यहां पर एक कंडक्टर है, मैंने एक चार्ज लिया, मैंने चार्ज को पकड़ के मैंने टुक करके इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या लिखा है, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ कंडक्टर इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस, रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर अभी इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी चार्ज, इफ सम चार्जेस पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये पॉइंट यहां पर लिखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में आपका ये बहुत काम आने वाला है। समझा आपको? ठीक है। नाउ अभी उन्होंने बोला कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। नाउ अर्थ
पहले ही मैंने यहां पर बोला था, इज अ वेरी गुड कंडक्टर। अर्थ आपका क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि जब भी आप एक चार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेके आते हो अर्थ के पास, तो अर्थ बीइंग अ वेरी गुड कंडक्टर ये सारे एक्सेस चार्जेस को खुद में सोख लेता है या ट्रांसफर कर देता है। तो ऑल द एक्सेस चार्जेस ऑन द बॉडी डिसअपियर्स बाय कॉजिंग अ मोमेंटरी करंट टू पास टू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर सच एज आवर बॉडी। मतलब अगर समझो यहां पर क्या हो रहा है, आपने एक तार को पकड़ा है, क्या है, आपने एक करंट का तार को पकड़ा है और आपने उसको पकड़ा है, और आपका कांटेक्ट क्या है, आपका कांटेक्ट अभी भी ग्राउंड के साथ नहीं है, आप हवा में लटके हो, फॉर सम रीजन आप हवा में लटके हो, आपको ये शॉक लगेगा नहीं क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे तो किधर जाएंगे, हमारा सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, तो हमको शॉक नहीं लगेगा। बट एज सुन एज आप ग्राउंड में टच करोगे, अर्थ बीइंग अ वेरी गुड कंडक्टर, सर्किट कंप्लीट हो चुकी है, आपको शॉक लगना शुरू करेगा। दैट इज वन रीजन आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का तार होता है, इसमें आपका क्या, इसमें आपका जो बर्ड होता है, ये अपना बर्ड ऐसा बना लेते हैं, हाँ जी, बर्ड ऐसा बैठा होता है, बर्ड ऐसा बैठा है तो उसको शॉक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इधर खड़ा है और ये एयर के साथ है, एयर के साथ है। एयर उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता, सर्किट कंप्लीटेड नहीं है। बट एज सुन एज अगर ये पंछी क्या है, कुछ गलती से कुछ और चीज से साथ कांटेक्ट में आ गया, या समझो इसका एक पैर ये वाले वायर में, दूसरा पैर ये वाले वायर में, तो उसको शॉक लगेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से शॉक लगेगा, वो अलग बात है। बट ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और ये जो प्रोसेस है जहां पर हम लोग एक्सेस चार्ज एक चार्ज बॉडी से हम लोग लेके अर्थ में पास करवा देते हैं, उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। और आपने ये वाला सिंबल तो देखा होगा अर्थिंग का, ये वाला सिंबल तो देखा होगा अर्थिंग का, ये आपका अर्थिंग वाला सिंबल होता है, जिसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, अर्थिंग। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग, एंड इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। सो बेसिकली अगर कोई सर्ज हुआ, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज या करंट आपके घर पे या कोई भी अप्लायंसेस में जाएगा तो खराब हो जाएगा वो सब कुछ। तो क्या करते थे हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं, तो ये जो एक्सेसिव चार्ज है वो सब अर्थ में चला जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग ने मान के चले कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है। अभी इस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं। वो क्या बोल रहा है, इफ द साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि जो साइज है, दैट इज चार्ज बॉडीज के, जिस बॉडी में चार्ज है वो बॉडी का जो साइज है बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहां पर एक बॉडी है मेरे पास और यहां पर एक बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी है, ये भी एक चार्ज बॉडी है, बट इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि इन दोनों को हम लोग पॉइंट चार्जेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्जेस हम कम कंसिडर करेंगे जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी उन्होंने बोला है ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated at one point in space। अगेन पॉइंट चार्जेस का यहां पर डेफिनेशन यहां पर गिवन है। सबसे पहले बात उन्होंने बोला है कि चार्जेस जो होते हैं आपके एडिटिव होते हैं, मतलब डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। मतलब चार्ज की ऑब्वियस बात है कि चार्ज पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह आप ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि चार्ज का जो यूनिट होता है हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका कूलम होता है, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अभी आप मान के चलो कि इसमें आपका 1 कूलम चार्ज का एक बॉडी है, यहाँ पर एक 2 कूलम चार्ज का एक बॉडी है, और अगेन यहाँ पर एक -1 कूलम करके एक चार्ज का एक बॉडी है। आपको पूरे सिस्टम का, अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान लूं, ये पूरे सिस्टम का आपको टोटल चार्ज ढूंढना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, डायरेक्टली ऐड करना है। तो 1 + 2 3, 3 - 1 आपका 2, तो बेसिकली इसमें आपका पूरे सिस्टम में 2 कूलम ऑफ चार्ज है। यहां पर ये बोला गया एडिटिव सिस्टम ऑफ चार्जेस, आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। यहां पर भी यही बोला है, Q total इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 से लेके Qn तक। बात खत्म, चार्ज के साथ डालने का, साइन के साथ डालने का, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, नाउ बात करते हैं चार्जेस कंजर्व्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन हम लोग यहां पर लेके आते हैं, ये वाले सिस्टम में हम लोग लेके आते हैं। क्या हो रहा है देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी देखो क्या करने वाला हूं, यहां पर 1 कूलम, 2 कूलम, -1 कूलम है, टोटल में कितना कूलम है, दैट इज 2 कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है, मतलब इनिशियली अपने यहां पर 2 कूलम चार्ज था,
आप ऐसा मान के चलो कि मैंने यहां पर ये 2 कूलम में से मैंने 1 कूलम मैंने ये बंदे को दे दिया, 1 कूलम मैंने ये बंदे को दे दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, यहां पर 2 कूलम हो जाएगा, यहां पर 1 कूलम और यहां पर अभी भी -1 कूलम है। बट अभी भी अगर आप सिस्टम का देखोगे अभी भी यहां पर 2 कूलम ऑफ चार्जेस ही है। तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है वो आपका हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये हम लोग को समझ में आ चुकी है। क्या लिखा है यहां पर, देखो क्या लिखा, देखो ध्यान से देखो, दैट इट एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा ठीक है, यहां पर हम लोग अगेन आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज्ड बॉडीज, चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरैक्शंस अमंग द बॉडीज बट टोटल चार्जेस ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इधर से उधर हो सकता है, इधर से उधर हेरा फेरी हो सकती है, बट आपका पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा आपका कंजर्व्ड रहेगा। वो यहां पर चार्ज इज कंजर्व्ड यहां पर बोला गया है। अभी बात करते हैं यहां पर क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। इसमें मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ किसी भी चीज के कंजर्वेशन की बात करते हैं, वो हो सकता है कंजर्वेशन एनर्जी हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, कुछ भी हो, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा ये होना चाहिए कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर सिस्टम के पास 2 कूलम चार्ज है तो हमेशा 2 कूलम चार्ज रहेगा, वो 3 कूलम नहीं हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कूलम ऐड नहीं हो जाएगा, या 1 कूलम नहीं हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा कूलम घट नहीं जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वो यहां पर ये स्टेटमेंट बोला गया है। फिर बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटा या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटा मतलब सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा पार्ट चार्ज का। अभी देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर मैं यहां पर बोलूं कि हम लोग ने इससे पहले मैंने क्या बोला था, एक बॉडी में चार्ज आप इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफाइन कर पाते हो। हाँ सर, आप इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफाइन कर पाते हैं। तो अगर समझो एक बॉडी में समझो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा Q टोटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही करूंगा मैं, और ये कितने बार करूंगा, विच इज बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, मेरा जो चार्ज होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में आता है। देखो हमेशा 5e आएगा। कभी भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा 1.2e, कभी भी ऐसा कुछ मिलेगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन है। भाई ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 0.2 इलेक्ट्रॉन? वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ नहीं सकते। तो कभी भी आपको ऐसे क्या मिलेंगे, डेसिमल वैल्यूज कभी भी नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ मिलेगा, दैट इज बेसिकली Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी के फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग इसके बोलते हैं, दैट इज इकाई। जब सबसे छोटी इकाई 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन होता है, और हमेशा चार्ज किस में होगा, उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, जहां पर n का जो वैल्यूज है, वो आपका होगा 1 से लेके 2 3 एंड सो ऑन टिल जितना भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपको बात समझा? ये है आपका क्वांटा के बारे में, ये है आपका क्वांटा के बारे में। तुम लोगों ने क्वांटा को भी हम लोग यहां पर समझ लिया। वो यहां पर भी उन्होंने यही बोला है कि दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, वो सब हम लोग को पता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को यहां पर पता चल चुका है। अभी उन्होंने ये बोला है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बड़ा सिंपल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो दैट इज हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू एनी, हम लोग को पता है ये अपना 1 कूलम हो जाएगा, और ये n इंटू ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अगर आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस अगर करना है तो। क्या आपको बात समझा? क्लियर? आगे बढ़ते देखो, एक चीज नहीं छोड़ूंगा, सब चीज समझाऊंगा। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर के बेसिक क्रक्स में, हम लोग बात करेंगे बेसिक क्रक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, दैट इज कूलम्स लॉ, जो आपके नीट 2020 और 2019 में आपका यह पूछा जा चुका है। सबसे पहले कूलम्स लॉ हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। कूलम्स लॉ क्या बताता है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between 2 point charges is always directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। मैं एक और बार बोल रहा हूं, कूलम्स लॉ ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और रिपल्शन होता है दो चार्जेस के बीच में, अगर ये एक चार्ज है ये दूसरा चार्ज है, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये है आपका कूलम्स लॉ। तो यहां पर अगर मैं बोलूं
that F is directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to R square. ये एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हम लोग को दिख रहा है। दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो K का जो वैल्यू होता है, ये K का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होता है, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ आपका यहाँ पर होता है। अभी आप ये यूनिट्स आराम से आप निकाल सकते हो, यूनिट्स आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर कैसे यूनिट्स निकालेंगे, दैट इज उसको पहले K को आइसोलेट करो, तो K का वैल्यू आपको क्या आ रहा है, K का वैल्यू आ रहा है FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। क्या आपको समझा? तो K का वैल्यू हम लोग को ये आ चुका है। और यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, देखो 1/4 पाई खुद एक कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट हमारा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि इसके वर्ड में ही लिखा है परमिटिविटी, परमिशन के बारे में यहां पर लिखा है, मतलब वो पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम में ये दो चार्जेस लोकेटेड है, वो मीडियम कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए, वो हम लोग इसको परमिटिविटी बोलते हैं। तो परमिटिविटी जितना ज्यादा उतना ज्यादा परमिशन है अपने पास। तो जब भी हम लोग यहां पर एप्सिलॉन नॉट यहां पर जब भी हम लोग यूज करते हैं, तो अभी हम लोग ये वैक्यूम के लिए हम लोग बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं हम लोग? वैक्यूम मीडियम के लिए हम लोग बोल रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर कोई और मीडियम है तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो कोई और मीडियम के लिए, दैट इज F फॉर एनी मीडियम के लिए आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन लिखोगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब मीडियम चेंज होने से आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग को यहां पर मिल रहा है। तो ठीक है, ये सब हम लोग को बात समझ में आया। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वैक्यूम के लिए आपको मिल रहा है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 आपको मिल रहा है। यूनिट्स आप आराम से आप निकाल सकते हो। आई डोंट थिंक सो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। अगेन यहां पर मैंने यही बोला फोर्स ऑफ मीडियम। फोर्स ऑफ मीडियम आप कैसे लिखोगे, यहां पर उन्होंने पहले से यहां पर फॉर्मूला दिया है, मैंने आपको यहां पर भी लिख के दे दिया है। ठीक है, ओके। यहां पर जो एप्सिलॉन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। वो मीडियम का परमिटिविटी कितना है वो हम लोग एप्सिलॉन से हम लोग डिराइव करते हैं। अभी थोड़े बहुत डेरिवेशन है, दैट इज बेसिकली एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग वो ढूंढना चाहते हैं। तो आप एक काम करो, एफ मीडियम और एफ को, दैट इज एफ मीडियम और एफ वैक्यूम को डिवाइड मारो। डिवाइड मारो तो देखो क्या मिलेगा आपको। जब भी आप डिवाइड मारोगे, एफ वैक्यूम और एफ मीडियम को डिवाइड मारोगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये वो वाला K नहीं है, ये वाला K नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला K नहीं है, अलग K है ये। ठीक है, ये कैपिटल K से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या आप इसको एप्सिलॉन R भी हम लोग बोल सकते हैं, एप्सिलॉन R। तो अगर मैं यहां पर बोल सकता हूं रिलेशन क्या आ जाएगा, अब जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K। दिस इज द रिलेशन। अगर आपको परमिटिविटी के साथ खेलना है तो मतलब अगर आपको एक मीडियम का एप्सिलॉन चाहिए, आप वैक्यूम को K के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा, तो आपको वो पर्टिकुलर मीडियम का क्या हो जाएगा? आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। बट एक और रिलेशन यहां पर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर समझो आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है और आपको वैक्यूम का फोर्स गिवन है, और ये मीडियम में कितना फोर्स लगेगा या कितना फोर्स होगा कैलकुलेट करना है, बस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड मार दो तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। समझा आपको? ठीक है, तो हम लोग इसको क्या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, रिलेटिव परमिटिविटी किसको? ये एप्सिलॉन आर को या K को, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इसलिए क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वैक्यूम है। वैक्यूम के टर्म्स में कितना ज्यादा है या कितना कम है हम लोग वही तो बोल रहे हैं ना, रेशियो तो वही होता है। उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है यहाँ पर अपने। अभी ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म यहाँ पर आई डोंट थिंक सो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर्स आसानी से समझ में आ रहा है तो ज्यादातर अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस यूनिट वेक्टर्स का पूरा खेल है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। जब भी आपके सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो, बहुत सारे चार्जेस आपके प्रेजेंट हो, देखो बड़ा सिंपल बात है कि अगर यहां पर मेरा Q1 चार्ज मेरा प्रेजेंट है, यहां पर मेरा क्या है, मेरे पास Q1 चार्ज मेरा यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर Q3 है, Q4 है, Q2 है, Q1n है, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारे चार्जेस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं।
और यहां पर सब कुछ वेक्टरली लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इन सब का जो टोटल फोर्स होगा आप इन सबको वेक्टरली आप ऐड करना है, वेक्टरली ऐड करना है। मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ चार्ज एंड सो ऑन टिल फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज। अब वेक्टरली आप इन सबको ऐड कर सकते हो, और वेक्टरली सब ऐड करोगे तो आपको बेसिकली एक फॉर्मेट मिलेगा जो आप क्वेश्चंस में जब सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो हम लोग ने वेक्टर्स में भी आसानी से हम लोग ने चीजें देख ली है। अभी बात करते हैं मैक्स मैक्सिमाइजर के बारे में, जो नीट में पूछा जाने का जो मैक्सिमम सवाल होता है, मैक्सिमम चांस होता है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये नीट में जब पूछा जा सकता है, हो रहा क्या देखो, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, Q3 चार्ज है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पोजीशन में बैठे हैं। हम लोग को क्या करना है, Q3 चार्ज पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है वो हम लोग को निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सब कुछ 60 डिग्री हो जाएगा, सब 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ भाई सब 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर है, सब 60 डिग्री हो जाएगा अपना। तो सब 60 डिग्री अगर हो जाएगा तो बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। हम लोग को क्या है, Q1 और Q3 और Q2 सब अपना सेम चार्जेस है, सब अपना सेम चार्जेस है। ये अपना, ये भी Q है, ये भी अपना Q है और ये भी अपना Q है। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड वाइज, मैं डायरेक्शन वाइज नहीं बोल रहा, मैग्नीट्यूड वाइज Q1 जितना Q3 पे लगाएगा उतना ही Q2 जितना Q3 पे लगाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है भाई, तो अपना ये वाला फोर्स भी सेम होगा, ये भी फोर्स अपना सेम होगा और ये भी फोर्स अपना सेम होगा। अभी सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में का एंगल कितना, 60 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट। अभी आप इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, बड़ा आसान है रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट निकालना कैसा है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा FR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 किधर गया, हाँ 2F1 F2 cos 60। बस इसको सॉल्व करना और आपको आंसर मिल जाएगा। बस यही तो है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही बोलता है, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको फील करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको फील करना है तो आप ऐसा समझ के चलो कि ये हमारे पास यहां पर एक सोर्स चार्ज Q है, यहां पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q है। क्या हुआ ना, सोर्स चार्ज Q है यहां पर, मैं जहां अभी यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज Q लेके आ रहा हूं। क्या हुआ, जब ये टेस्ट चार्ज में Q को ऐसा लेके आ रहा था धीरे धीरे धीरे, इसको एक फोर्स फील होने लगा, इसको एक फोर्स फील होने लगा। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर, ठीक है, ये इसको मान लेते कि रिपल्शन होने लगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, इसको एक फोर्स फील होने लगा, यहाँ पर अपना रिपल्शन होने लगा जैसे ही मैं इसको पास लेके आ रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे, बड़ी सिंपल बात है, दैट इज F डिवाइडेड बाई Q। मतलब देखो क्या है, electric field is basically the force experienced by this test charge, yeah, unit test charge when it comes in the field of a source test charge। अभी मैंने यहां पर फील्ड ही मैंने डिफाइन कर लिया, अभी एक और बार बताता हूं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड is the force experienced by a small q test charge। क्या आपको बात समझ में आ रही है, स्मॉल q test charge, end of story। बात इतना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स है, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो मैं बताता हूं क्या आ रहा है। एफ का फॉर्मूला हम लोग को क्या आ रहा है, यहां पर आ जाएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मान के चल रहा हूं इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो R है। मैंने क्या बोल दिया, मान के चलो कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब Q का वैल्यू मैंने 1 डाल दो। जब 1 डालोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा F इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। हम लोग को आ रहा है KQ बाई R स्क्वायर आ रहा है। या आप ऐसे भी मान के चल सकते हो ना कि मैंने ये Q को मैंने डिवाइड मार दिया, इधर मैंने डिवाइड मार दिया और यही तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यही तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यही पूरा कहानी आपका, यही पूरा कहानी है आपका। क्या आपको बात समझ में आ रही है, मतलब अभी अगर आपको उसका SI यूनिट चाहिए तो क्या बोल सकते हो, फोर्स आपका न्यूटन हो जाएगा और ये हो जाएगा कूलम। तो न्यूटन पर कूलम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। दैट इज इट इज द रीजन surrounding an electric charge or a group of charges in which another charge experiences a force and its unit is Newton per coulomb and it's a vector quantity। डायरेक्शन क्या है मैं इसे बता देता हूं। तो इट इज बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट कम्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ सोर्स चार्ज। बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। तो यहां पर हम लोग को फॉर्मूला क्या आया, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर आ रहा है। K का वैल्यू यहां पर क्या है, यहां पर K का वैल्यू अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां पर
ठीक है, वो एक प्रॉब्लम हो गया था, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग को यहां पर आ चुका है, और ठीक है, अभी यहां पर ही बोल रहा है इफ द पोजीशन ऑफ अ चार्ज q इज डिनोटेड बाय वेक्टर r देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स f इक्वल टू द चार्ज q मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द लोकेशन ऑफ q। मतलब यहां पर क्या बोला है कि ये q को कितना फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस करेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग को क्या पता है, E इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय q हम लोग को पता है, तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, q इंटू E आ जाएगा। मतलब अगर ये q एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर है, इसमें कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E लगेगा। मतलब खुद का मैग्नीट्यूड और कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे मल्टीप्लाई कर दो, उतना फोर्स यहां पर लगेगा। अभी वेक्टर्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसका डायरेक्शन किधर लगेगा। बड़ा सिंपल है, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज अवे लगेगा, अवे होगा इसका डायरेक्शन, अवे। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूं तो इसके लिए हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आपको क्या लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये लगेगा। क्या आपको ये डाउट कोई क्लियर हुआ? ठीक है भाई। तो ये सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सब हम लोग ने बात कर लिया, ये सब हम लोग ने यहां पर ये डिस्कशन में बात कर लिया। आगे बढ़ते ठीक है। नाउ हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। डायरेक्शन के बारे में तो हम लोग ने पहले से ही बात कर लिया है, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो अगर मतलब बेसिकली ऐसा क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव से हमेशा भागता है, तो भागता है और नेगेटिव चार्ज में चला जाता है, पॉजिटिव से भागता है और नेगेटिव चार्ज में आपका अपना ऐसा चला जाता है। तो ऐसा कुछ तो फंडा हो रहा है, ऐसा कुछ तो यहां पर फंडा हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में? ये डाइपोल का केस यहां पर मैंने बता दिया है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने कूलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम चीज है, सब कुछ आपको वेक्टरली ऐड करना और आपको सेम चीज यहां पर मिलेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपका जो ई नेट है, अभी ये वेक्टर फॉर्मेट है, तो ई नेट आपको क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन टिल En। समझा? क्लियर? कूल? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक एक हम लोग पॉइंट हम लोग बात करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हो, वो हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, बट एक टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को पहचानना है तो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आए। टेस्ट चार्ज होना जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक चार्ज की वजह से होता ही है या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से होगा ही। एक टेस्ट चार्ज हम लोग इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हम लोग उसको डिफाइन करना चाहते हैं। टेस्ट चार्ज अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? ये आपका फर्स्ट है। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सब हम लोग को बात पता है। और अभी इन्होंने क्या बोला, द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2 कैन नॉट अराइज इंस्टेंटेनियसली, देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट एंड द कॉज। एंड यहां पर ये बोला गया कि जब भी आप Q1 और Q2 का लेके आ रहे हो, हमेशा Q1 जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, जो फोर्स डालेगा, कुछ तो टाइम डिले के बाद ही डालेगा और इसका जो इफेक्ट है वो भी थोड़ा टाइम के बाद ही होगा, वो यहां पर ये बोला गया है। ठीक है, अभी ये सब जो बात है ये हम लोग इसको बाद में ध्यान से देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कि मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाते हैं, अवे जाते हैं, अवे। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर देता है, डायरेक्शन यहां पर प्रदान करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी लाइन, एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे लिए है ये line drawn around a charge and the tangent on these lines at any point gives direction of field at that point। मतलब अगर समझो यहां पर ये वाले केस में मैंने क्या बनाया था, ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था। अगर आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन आपको ढूंढना इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है, इधर टैंजेंट बना दो तो आपको मिल जाएगा डायरेक्शन। आपको ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, टैंजेंट बना दो, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन। ये यहां पर ये बोला गया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी इन्होंने बोला कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अभी ये क्या है, यहां पर ये बोला है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जहां पर घना है, फॉर एग्जांपल यहां पर दिखेगा कि ये पार्ट बहुत घना है, इसमें आपको बहुत सारे, अरे इधर क्या हो गया, हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहे हैं एक ही पर्टिकुलर एरिया में। तो यहां पर अगर आप एक चार्ज को लेके आओगे तो बहुत खतरनाक फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस करेगा। बट एट द सेम टाइम यहां पर आप देखोगे उतना घना नहीं है, बस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर अगर आप एक चार्ज को लेके आओगे उतना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट यहां पर तो बहुत खतरनाक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो यहां पर ये बोल रहा है। तो जितना ज्यादा घना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ज्यादा क्या होगा,
फोर्स ज्यादा फील करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहां पर ये बोला है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होना चाहिए और एंड आपका नेगेटिव चार्ज में ही होना चाहिए। अगर सिंगल चार्ज है, फॉर एग्जांपल सिंगल चार्ज है, ये हमेशा जाके इंफिनिटी में जाके कहा, तो अभी ऑब्वियसली बात है कहा ना कहा तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, इंफिनिटी में जाके ये एंड करेगा। समझ में आ रहा है? और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम लोग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये इंफिनिटी से कहा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां से ये लेके आ रहा होगा। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला कि इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। ऑब्वियसली बात है कोई भी आप ब्रेक यहां पर नहीं लेके आ सकते, टूटेगा नहीं बीच में। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब कैसे क्रॉस करेंगे? बड़ा सिंपल है। अगर समझो यहां पर मेरे पास एक और फील्ड लाइन है जो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, समझो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा भी डायरेक्शन है और ऐसा भी डायरेक्शन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो? ऐसा होगा नहीं। तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, और किधर गया? ओके, चलो। फिर उन्होंने बात कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। यहां पर बोला ऑब्वियसली बात है, यहां पर आपको कोई भी क्लोज लूप नहीं दिखेगा ना कि ये इधर से आया इधर खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो ना कि इधर से आके वापस इधर जा रहा है करके। क्लोज लूप्स कभी भी नहीं बनाएंगे। ये हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, ओके। और फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बोथ व्हाइल एंटरिंग एंड लीविंग। मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि मैं आपको कौन सा डायग्राम दिखाता हूं। ओके, यहां पर इस बेसिकली यहां पर ये बोला गया है कि समझो यहां पर आपके पास एक कंडक्टर है, यहां पर पास एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएंगे ना, ऐसे जब एंटर करेंगे ये परपेंडिकुलरली एंटर करेंगे और जब जाएंगे तो भी परपेंडिकुलरली जाएंगे। तो बेसिकली एंटरिंग और लीविंग सब कुछ परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, इधर से जा रहा है तो भी ये परपेंडिकुलर होगा। ये यहां पर बोला गया है, बात खत्म। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कैसे बन रहे हैं। यहां पर कैसे बन रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये रिपल्शन है, उसके लिए यहां पर देखो ये उसके लिए आपको ऐसा एक फिगर मिल रहा है, आपको फील हो रहा है रिपल्शन। यहां पर ये डाइपोल है, प्लस और माइनस क्यू डाइपोल यहां पर दिख रहा है और यहां पर ये वाला फील्ड लाइंस वाला डायग्राम मैं आपको पहले यहां पर बना के दिखा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अभी ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर की बात करें ऑब्वियसली बात है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर वेक्टर कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करने का फॉर्मूला यहां पर हम लोग ने ये लिखा रखा है दैट द फ्लक्स इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। और ये ds या डेल्टा एस क्या होता है? एरिया होता है, दैट इज ई डॉट एरिया यहां पर होता है। रिवीजन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहां पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर कॉस थीटा आएगा, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है पीपल, तो ये सब हम लोग को ज्यादा हम लोग को दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर बात तो बड़ा सिंपल है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा पास कर रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा पास कर रहा है और मेरा एरिया जो है मैंने ऐसा रखा है। अभी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा क्या? नहीं करेगा, एक भी अंदर नहीं जाएगा, एक भी अंदर नहीं जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैंने एरिया को ऐसा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो जाएगा, सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो ये एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एरिया वेक्टर, आपका जो प्लेन है वो प्लेन है और ये जो फ्लक्स है वो पैरेलल है तो कुछ नहीं जाएगा, बट परपेंडिकुलर है तो बहुत कुछ जाएगा। तो एरिया यहां पर एंगल, एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में जो एंगल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है, वो यहां पर ये सब यहां पर बोला है। अभी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपके टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, हम लोग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को लेते हैं और इन दोनों को एक फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस हम लोग सेपरेट करेंगे, तो ये सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल का आपका सिस्टम का नेट सिस्टम का चार्ज हमेशा जीरो होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो आ रहा है। डाइपोल का नेट चार्ज आपका हमेशा जीरो आना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसमें डाइपोल मोमेंट को हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट दैट इज p इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। चार्ज कितना q है, डिस्टेंस कितना 2 है, दैट इज q इंटू 2a आपका आ रहा है डाइपोल मोमेंट आपका यहां पर आ रहा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और ऑब्वियसली बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम माइनस टू प्लस q। ठीक है, ये सब हम लोग को बात पता है। आगे बढ़ते हैं।
फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, डाइपोल मोमेंट आपने केमिस्ट्री में बहुत बार सीखा है कि CO2 और CH4 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपका जीरो होता है। ऑब्वियसली बात है, CO2 एक लीनियर आपका एक मॉलिक्यूल होता है, तो ऑब्वियसली बात है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन होता है केमिस्ट्री में सीधा उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, बट स्टिल द थियरी रिमेन्स द सेम। CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होने के कारण CO2 कैसे होता है, ये C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है ना। अभी केमिस्ट्री में हम लोग क्या बताते हैं, दैट इज इधर डाइपोल मोमेंट इधर होता है और एक इधर ऐसा होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका क्या डाइपोल मोमेंट आपका जीरो होता है, बट एट द सेम टाइम H2O आपका बेंट शेप होता है, बेंट शेप। डाइपोल आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से आपका यहाँ पर ये वाले केस में ये डाइपोल मोमेंट इसमें जीरो नहीं होता है ना, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसके तो हम लोग को समझ में आ गया। ओके, चलो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, बस इसमें थोड़ा गिवन था। अभी ये हम लोग को पता है, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइपोल को रखा है, ऑब्वियस सी बात है डाइपोल में अगर मैंने रखा है प्लस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगेगा, कितना क्यू इंटू ये तरफ एक फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू एक फोर्स इधर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग को बात पता है। तो अगर आपके पास एक डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये ऐसा घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा ऐसा, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कुछ तो टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क का फॉर्मूला आता है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल, ये हम लोग को बात समझ में आ रही है। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E हम लोग को समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला आप इसको ध्यान रख सकते हो। और मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा इक्वल टू 90 पे टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है P इंटू E आपको मिल जाएगा, और जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कुछ टॉर्क होगा ही नहीं। तो ये सब अच्छी बातें हम लोग ने यहां पर लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब ढूंढ सकते हैं। तो एक बार हम लोग उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला बेसिस पे जाएंगे। दैट इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस S इज शोन इन द फिगर बिलो इन द फ्री इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स द नेट चार्ज Q एनक्लोज विद इन द सरफेस। आप बोलोगे सर कुछ घंटा नहीं समझा। इट इज बेसिकली फ्लक्स को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, फ्लक्स को डिफाइन किया था इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये हम लोग ने फ्लक्स को डिफाइन किया था। गॉस लॉ बस ये बोलता है कि ये जो फ्लक्स है इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस लॉ बन जाता है। सो बेसिकली फ्लक्स को डिफाइन करो इज इक्वल टू Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपको यहां पर अपना आंसर मिल जाएगा। यहां पर ये बोल रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर समझो यहां पर भी मेरा Q चार्ज है, यहां पर भी मेरा Q चार्ज है, कुछ तो Q चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे Q चार्जेस की वजह से आपकी वजह से होता है। बट ये जो Q इन जो बोल रहे हैं ना, हम जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, वो गॉसियन सरफेस के अंदर जो Q है बस वो आपको लिखना है। दैट इज द रीजन हम लोग Q इन लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से, बाहर और अंदर वाले, बट Q इन आपके बस अंदर वाले जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, बस उतना ही। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये आपके गॉसियन सरफेस के थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, आप इसको अभी थोड़ा रीड मार लो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं है। हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपके थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, ये आपको थोड़ा याद रखने, ये आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। अभी थोड़े बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है। दैट इज दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय L। मतलब आपने एक Q चार्ज को आपने एक L लेंथ के कंडक्टर में अगर आप छोड़ दिया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? Q डिवाइड बाय L। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? Q डिवाइड बाय L, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। फिर सिग्मा को हम लोग बोलते हैं Q डिवाइडेड बाय एरिया। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, Q डिवाइडेड बाय A। और फिर एक और होता है रो, दिस इज बेसिकली Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आपका होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर के केस में दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से उसमें आपको गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लेना पड़ता है, और उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिलता है वो आपको मिलता है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपको मिलता है, वेयर लैम्डा का वैल्यू आपको पता है Q डिवाइडेड बाय L होता है। वैसे ही अगर आपको एक थिन प्लेन शीट आपको चाहिए, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपको मिलता है। सिग्मा का वैल्यू आपको पहले से पता है, दैट इज Q डिवाइड बाय एरिया। वैसे ही यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल के लिए अगर हम लोग को फॉर्मूला मिल रहा है, वो हम लोग को मिल रहा है, देखो बड़ा सिंपल है, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। एकदम सिंपल जैसे कूलम्स लॉ था वो उसमें मिलेगा। अगर इनसाइड स्फीयर की बात करें, शेल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता है, और सरफेस में भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये थोड़े बहुत फॉर्मुलाज थे जो आपको ध्यान रखने थे, और ये उसके पर्टिकुलर ग्राफ है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर इनवर्स रिलेशन मिल रहा है E और R के बीच में, उसके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है।
यहां पर आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां पर आपको डिफरेंट आर के लिए आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। बस आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हम लोगों ने डायरेक्टली यहां पर रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है, और ये लास्ट डे है आपका कमाने का 999 का वाउचर। तो जल्दी से एनरोल कीजिए, आपके प्रतिष्ठा इवेंट का जो भी आपके वाउचर्स थे आपको जल्दी 999 में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको फीनिक्स टेस्ट सीरीज बस 999 में मिल जाएगा। दिसंबर 22 से ये शुरू हो रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच के बारे में 2999 में, आपको पता ही होगा, और फिर निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच आपको मिलेगा 9999 में। बस इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट यहां पर खत्म हो चुका है। आई होप सो यू लाइक द लेक्चर, सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। बहुत जल्दी एक और मिलेंगे एक और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सेशन के साथ। सायोनारा।